वो क्या स्पार्क मिला कि ट्रेडिंग करनी चाहिए? निरंजन तलवे, यस यस। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया क्रिप्टो से। कहाँ पे ट्रैवल किया? मुंबई, पुणे, नासिक, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सीहोर, मोस्ट उज्जैन, ऑफ एमपी। इंदौर। ट्रेडिंग करते वक्त लक फैक्टर कितना काम करता और ट्रेडिंग में लक नहीं मैटर करेगा। है? उज्जैन में क्या एक्सपीरियंस था? आपके ऊपर कोई तो भी नजर रख के देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कुछ हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। और जो गेस्ट आए हैं वो मेरा दोस्त प्रज्वल दौड़ नाम है उनका। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। प्रज्वल दौड़, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। डायरेक्टली पॉडकास्ट में जंप करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी तुमने फिलहाल में बहुत ट्रैवल किया। पहले तो ये बताओ कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया? एक पिछले समझो 1-1.5 मंथ से मुंबई, पुणे, नासिक, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सीहोर, मोस्ट उज्जैन, ऑफ इंदौर। एमपी का पार्टी ज्यादा कवर किया। उज्जैन में क्या एक्सपीरियंस था? वाइब सिटी की, लाइक ऐसा फील होगा आपको कि आपके ऊपर कोई तो भी नजर रख के देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा। इट्स बोलते हैं ना, राजा की सिटी, महाकाल की। किसके साथ गए थे उज्जैन? मैं अकेला गया था। अकेले? हाँ। अकेले जाने का अलग एक्सपीरियंस होता है कहीं भी, और स्पेशली उज्जैन अकेले जाना बहुत बड़ी बात है। और भी दोस्त गए उज्जैन अकेले, उनका भी अलग एक्सपीरियंस था, उनको मैंने पूछा था। तो तुम्हारा क्या अलग एक्सपीरियंस था कि उनको कुछ अलग ही लगा? मैं आपको आगे पॉडकास्ट में बताऊंगा क्यों क्या लगा। तो पहले तुम्हारा एक्सपीरियंस। वो अगर वैसे देखा जाए तो मतलब एकदम ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं उज्जैन को इससे पहले भी एक बार जा चुका हूँ। लेकिन तब क्या हुआ था कि महाकाल का मंदिर बंद था, तो हमारे दर्शन हुए थे महाकाल के। तब सिर्फ हम इधर गए थे काल भैरव जी के मंदिर पे। अच्छा अच्छा। तो उधर का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब शॉकिंग लगा कि मतलब है वहाँ पे कुछ तो है। कुछ एक एनर्जी फील हाँ, हुई? एक एनर्जी भी नहीं, लाइक जब वहां पे गया तो नॉर्मल था, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट जब दर्शन किए थे मैंने, तो उसके पहले मुझे मेरे भाई ने बताया था कि इधर लोग जो दारू वगैरह चढ़ाते हैं उसका थोड़ा स्टोरी बताया था कि पहले लोग दारू इसलिए चढ़ाते थे कि मतलब दारू चढ़ाओ प्रसाद के रूप में, और उधर विश मांगो कि मेरी बुरी आदत से छोड़ दो। तो इसलिए दारू चढ़ाते थे लोग, और लोगों को होता भी था। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुझे कुछ ऐसा मतलब चाहिए कि तेरी एक आदत छूट जाए, तो ट्राई कर ले, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो ठीक है। तो हमने वो प्रसाद लिया और वहां पे चढ़ाया। पहले क्या होता था, वो जब भीड़ कम थी ना तब अपने सामने चढ़ाते थे। लेकिन अब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई हुई, तो एक बोतल खोलते, प्रसाद साइड में निकाले थे, फिर शायद वो बाद में पूजा के टाइम चढ़ाते होते। तो किया मैंने तब एक बेसिक विश मांगी थी कि एक ही था कि मुझे मेरे लाइफ में और ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। और एक विश थी कि एक दोस्त था मेरा, ये उसके पहले कल मंदिर में जाने को, ये बाद में बताऊंगा मैं। तो वो था कि डिसिप्लिन में और ज्यादा आना चाहिए। तो फिर एक हफ्ता आया मैं, तो मतलब उधर जाके एक हफ्ता हुआ मुझे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद मेरे एक मेंटर है आशीष सर नाम से, जो मुंबई में रहते, जिनके पास मैं भी फिलहाल हूँ। तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि तेरे में मिस्टेक क्या है क्या नहीं, तो ये चीजों को तू थोड़ा चेंज कर, तो तेरा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फिर उन्होंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में भी गाइड किया कि ऐसा कर ऐसा कर। तो फिर उसके बाद में मुझे समझा कि अगर मतलब जो मैंने विश मांगी थी, मुझे और ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, तो वो डिसिप्लिन में मेरे लाइफ में कैसे ला सकता हूँ, ये मुझे मुझे मेरे सर ने बताया। तो अभी किसी को नॉर्मल लग सकता है कि एक इंसान ने बताया, बट आई फील कि कुछ तो कनेक्शन था कि वो उसी टाइम पे चीज बाहर आई। बराबर, राइट। ऐसे एक्सपीरियंस था। फिर जब पहले उससे पहले जब मैं एक पॉडकास्ट सुनता था, क्रिएटर है, वो हमेशा काल भैरव जी का नाम लेते थे। आप मतलब आपने भी सुना होगा, राजेश नंदे बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देख, क्योंकि मैं ऐसे मेडिटेशन वगैरह करता हूँ। तो मैंने एक हफ्ता ट्राई किया था कि मतलब मेरे 2-4 दोस्त एकदम पास में के, कि हमारे में से मतलब जो भी ड्रिंक करते, अभी मेरे दोस्तों में मैं और मेरे 2-3 मतलब जो 4-5 दोस्त थे, उनमें से 2 लोग ड्रिंक करने के, बाकी मैं और 1-2 लोग ड्रिंक नहीं करते। तो मैंने ऐसे बोलता कि मतलब ड्रिंक छुटनी चाहिए करके।
फिर जब एक बार मैं मेरे दोस्त के साथ पावना लेक पे गया था, अच्छा अच्छा। वहां पे उसका एक्सपीरियंस हुआ कुछ, अब वो बता नहीं सकता मैं, लेकिन उसके बाद उसने आज तक दारू को टच नहीं किया। नाइस नाइस। एकदम। बाकी महाकाल के मंदिर में गया तो तब तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ एकदम, बट हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था, और नसीब था मेरा, भीड़ कम थी, 15 मिनट में दर्शन हो गए। वाओ। और दर्शन करते हुए कुछ अलग एक्सपीरियंस उधर, मतलब मैंने देखा कि वो हर बार अलग कुछ बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो आए उतना टेक्निकल तो मुझे भी मालूम नहीं, मतलब क्यों करते होंगे, होता होगा वैदिक रिचुअल्स के Yes, हिसाब yes, से yes. करते। लेकिन मैं जब गया था वहां पे ऐसा कुछ था नहीं, प्लेन Normal, शिवलिंग था, yes, yes. और उसके बस जो अभिषेक वगैरह कर रहे थे उनका पूजा वगैरह हो रहा था बस। और अमरनाथ भी जाके आए हो। हाँ वहाँ का क्या अमरनाथ, एक्सपीरियंस था? अमरनाथ ये हेवन है हेवन। 3 दिन का ट्रैक 2 दिन में किया है तुमने, मतलब कैसे? हाँ हाँ, और उसकी तो वहाँ पे भी पहले बात ऑक्सीजन लेवल इतना कम? एक था कि अमरनाथ को जाने का हमारा पहले से फिक्स था, मतलब हम 3-4 लोग थे, लेकिन बाद में ग्रुप हमारा बड़ा हो गया, 11 लोग हम गए थे अमरनाथ को। तो अमरनाथ जाने से 3-4 महीने पहले हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, मतलब एक्सरसाइज पहले भी करते थे, लेकिन फिर रनिंग वगैरह चालू कर देता हमने। तो हम मतलब 1-1.5 हफ्ता कंटिन्यू, जाने से पहले मैं और मेरे 2 भाई है, हम नियर अबाउट 14 किलोमीटर रोज रनिंग करते थे हिल पर। तो उसके हिसाब से स्टेमिना अच्छा बन गया था। तो फिर अमरनाथ गए, और हमारे साथ जो बाकी के लोग थे वो थोड़ा गाँव में के थे, मतलब खेती वगैरह करने वाले, तो उनका स्टेमिना ऑलरेडी अच्छा था हमारे से। तो जब गए हम तो अमर मतलब पहले पहलगाम वगैरह उतरे, फिर वहां से अमरनाथ का जो ट्रैक होता है वो चालू किया। फिर पहले दिन में हमने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया था। फिर सेकंड दिन में हमारा प्लान ऐसा था कि एक स्टॉप पे रुकेंगे एक रात एक्स्ट्रा, मतलब अगर कभी शाम को मतलब दोपहर को पहुंचे हम सेकंड स्टॉप पे, और उधर से फिर आगे मंदिर का थर्ड स्टॉप है। तो सेकंड स्टॉप पे हमारा प्लान था कि आज रात रुकेंगे, फ्रेश होंगे, फिर दर्शन लेने जाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि अगर कभी यहाँ पे एक दिन बचा लिया तो कश्मीर में एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसकी वजह से फिर सब लोग उसी दिन दर्शन करने के लिए निकल गए। तो हम जो लास्ट स्टॉप था वहां से 2 बजे हम आगे निकल गए। फिर एक हिल है, उस पर चढ़ना पड़ता है, मतलब आई थिंक होगा 8-9 किलोमीटर का। फिर वहां पे गए, दर्शन वगैरह किया, रिटर्न आए। बाकी अगर अमरनाथ का एक्सपीरियंस कैसा था, एक मतलब मैंने ट्राई किया था कि मैं स्पिरिचुअल वे में बताओ हाँ, थोड़ा सा। मैंने ट्राई किया था कि मैं उसे नोट डाउन करूँ, लिख सकूं, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जितने भी हम लोग वहां पे गए थे, मतलब मैं मेरे भाई, मतलब हम ही नहीं, लेकिन जितने भी नॉर्मल लोग थे वहां पे, तो जो भी उस गुफा में जाने का, वो बिना रोए बाहर नहीं आने का। अब वो एक मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा, लेकिन जितने भी लोगों को मैंने मेरे सामने देखा सब रो रहे थे। रो रहे थे इन द सेंस कि आंखों में पानी था, इमोशनली खुशी के आंसू कह हाँ सकते हैं। खुशी हो सकती है, फिर कोई इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रिलैक्स फील होता हो, मल्टीपल चीज हो सकती है। बाकी एक बार जाना चाहिए अमरनाथ। अमरनाथ तो मुझे भी जाना है, मैं मतलब ट्राई करूंगा। और अमरनाथ की और एक बात है, अगर अपन जब ट्रैक करते हो जाते तो मतलब एक ट्रैक पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब लेकिन अगर कभी मुझे आपको आवाज देने की है तो उधर नाम से कोई आवाज देने की, नाम पहले तो मालूम नहीं किसका नाम क्या है, लेकिन अगर जो हिरन है पिट वाले जो बैग्स वगैरह लेके जाते अपने, अब उनको कैसे साइड चाहिए रहती, जल्दी जल्दी जाना रहता, तो अपने को नाम से आवाज दे नहीं सकते, नाम मालूम नहीं। अब ऐसा ए हट बाजू को ये भी बोल नहीं सकते, तो उधर का सिंपल रूल है सिर्फ बहुत इतना बोलने का कि भोले थोड़ा साइड दो। और उस जगह की में मैजिक हो सकती, अगर मुझे आपका आवाज देनी है और मैंने बोला अरे भोले थोड़ा साइड हो, तो आप ही साइड को हटेगा, दूसरा नहीं हटेगा। इतने सारे मतलब 50-100 लोगों में अगर मैं मेरे भाई को आवाज दूंगा, सपोज अभी मेरे भाई को तो मैं नाम से आवाज दे रहा था, लेकिन पकड़ लो मैं अगर किसी रैंडम इंसान को आवाज दूंगा और मैंने उनको बोला भोले थोड़ा पानी दे दो, तो जिसको मैंने आवाज दी वही पीछे दिखेगा। वाओ। बहुत सारे लोगों के पास पानी होगा बट नहीं दिखेगा कोई पीछे। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस था, मे बी हर किसी का अलग अलग हो सकता है। राइट। बट अमरनाथ एक बार जाना चाहिए। अमरनाथ तो जाना ही चाहिए मेरे को, अपन साथ में जाएंगे, मैं ट्राई करूंगी अपन साथ में जाएंगे, अगले साल जाएंगे अभी। यस। और ट्रेडिंग भी करते हो? हाँ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के साथ साथ डिसिप्लिन भी इतना है कि मतलब मिलिट्री वाले से कम नहीं हो भाई। नहीं मतलब नहीं हो, मुझे पता है मेरे दोस्त हो तुम, मैं देखता हूँ तुम्हें बाहर से, खुद को नहीं तुम मतलब पता, मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम खुद को एज अ मतलब इतना ट्रेन कर चुके हो ब्रेन को कि तुमने जो सोच लेते हो तुम, वो तुम करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। बहुत जन नहीं कर पाते,
जो सोचते, मैं भी नहीं कर पाता ज्यादातर चीजें। मैं सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा काम करूंगा या फिर कुछ भी, मैं सोचता हूँ कि ये करूंगा, कल सुबह से उठ के भागने को जाऊंगा, रनिंग को जाऊंगा। तो उठते वक्त मेरे को ख्याल आता है कि यार आज के दिन नहीं, कल से जाते। पर वो तुमने कभी, मैंने देखा नहीं है कि वो अभी कैसे। पहले अब तो मैं मतलब पिछले 2-3 साल से, 2-3 साल से नहीं, 1.5-2 साल से पकड़ लो, इसी चीज पर फोकस करो कि डिसिप्लिन कैसे इंप्रूव करो। अभी आप जितना मतलब जितना तू बोल रहा है कि इतना डिसिप्लिन है, आई डोंट थिंक मेरे में उतना भी डिसिप्लिन है, क्योंकि अगर उतना डिसिप्लिन रहता तो मैं फिजिकली बहुत फिट रहता। हाँ, मैं एक बोल सकता हूँ कि थोड़ा मेंटल एडवांटेज है मेरे पास, क्योंकि मतलब मुझे गाइड करने वाले जो मेरे मेडिटेशन के टीचर थे, ही नोज मी बेटर देन एनीवन एल्स। तो उनको मालूम है कि कौन से दिन, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब कल तू ये डिसीजन मत ले, और मैंने इसे ट्राई करने के लिए डिसीजन लिया हुआ है। तो बहुत बार मेरे मतलब दोस्त के साथ आर्गुमेंट हो गई, या फिर जो मतलब ट्रेड वगैरह ले रहा हो तो उसमें लॉस हो गया है, बहुत बार हुआ है वैसे। तो फिर उसकी वजह से मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अगेन फिर मेरा भाई है बड़ा, रूपेश, इज लाइक एक भगवान का हाथ है पीछे कि ये मत कर, अगर किया तो थप्पड़ पड़ेगी। तो फिर उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब मैंने आज तक फेस नहीं किए, क्योंकि और एक ऐसा बोलते नसीब अच्छा है कि सब गाइड करने वाले अच्छे मिले। यस, मेरा भी नसीब अच्छा है कि तुम मेरे दोस्त हो। तो इसलिए मुझे ऐसा मेंटली कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ है, मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी जब ट्रेडिंग वगैरह चालू किया था तब स्टार्टिंग में लॉसेस वगैरह होने के, तो तब लगने का यार कि मतलब क्या करना, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। बट आफ्टर टाइम अगर एक चीज की मतलब लॉस मेनली फियर देता है इंसान को, कि अपने से ट्रेडिंग अगर कभी हुई नहीं आगे चल के, क्योंकि अभी तो लॉस हो रहे, गारंटी नहीं आगे भी प्रॉफिट होगा, तो मेन फियर है, आदमी फियर की वजह से क्विट करेगा। बट आई थिंक वो टाइम पे मुझे मेरे 2 भाई है, मतलब जो रूपेश है मेरा सगा भाई, उसने ज्यादा सपोर्ट किया कि तू मतलब कर कंटिन्यू ट्रेडिंग, अगर तेरे से हुआ भी नहीं इन फ्यूचर ट्रेडिंग तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस तू ट्रेडिंग कर, दूसरा कुछ कर मत। तो फिर उसके लिए थोड़ा मेंटली कंफर्ट मिला, तो फिर आगे कंटिन्यू किया। अभी आई एम प्रॉफिटेबल हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि लाख रुपए कमा रहे दिन के, बट डिसेंट इनफ कि मैं मेरा खुद का ट्रैवल का खर्चा है वो निकल सकता हूँ। और ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या स्पार्क मिला कि ट्रेडिंग करनी चाहिए? एक स्टोरी थी, वो कट करके मैं सीधा ट्रेडिंग का बताता हूँ। क्या हुआ, आई थिंक 2021 जुलाई मंथ में मेरा बर्थडे था तब। हाँ, तब एक अपना निरंजन तलवे, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया क्रिप्टो से। अच्छा। कि क्रिप्टो में रोज मतलब मूवमेंट आती है 1,500-2,000 पॉइंट। मैंने सोचा सही है, मतलब 100 रुपए डालो, 1,000 रुपए निकालो, बहुत हो गया दिन का। फिर चालू किया क्रिप्टो में, तब डोजकॉइन इलॉन मस्क पंप कर रहा था। अब तब मालूम नहीं था पंप एंड डंप क्या होता है। उसने बोला कि बिटकॉइन ले, डोजकॉइन ले ले। मैंने बोला कितने के लो। अब आई थिंक तब अपन जस्ट 12th पास किया होगा शायद से, 12th में ही हो गए। हाँ, तो तब पैसे का भी प्रॉब्लम था, इतने पैसे होते नहीं थे, 5-10 हजार, मतलब 500 रुपए बहुत बड़ी बात थी तब। हाँ, तो फिर 200 रुपए लिए, उसको बोला कि तू मेरी तरफ से डोजकॉइन खरीद ले, मैं तुझे फोन पे पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि तब मेरा अकाउंट भी नहीं था। मैं बोला ठीक है मैं खरीद देता हूँ। तो अब क्या हुआ, उसने डोजकॉइन बहुत नीचे के प्राइस पे खरीदा था, तो उसको प्रॉफिट दिख रहा था ठीक ठाक, और उसने 7,500 के डोजकॉइन खरीदे थे, तो उसको प्रॉफिट डबल हो गया था। मैंने सोचा इसका 7,500 का डबल हुआ, अपन 200 डालेंगे, 200 का 1,000 तो होगा। फिर आफ्टर सम टाइम 5-6 दिन बाद उस पे लॉस दिखा मुझे, 50 रुपए सिर्फ बचा, तब 150 रुपए लॉस में था। तो फिर तब समझा कि यार मतलब इसका करना क्या चाहिए। फिर और 2-4 दोस्त थे मेरे साथ में, वो भी थोड़ा क्रिप्टो का करते थे। तो एक दोस्त ने बोला, वेदांत नाम का दोस्त है मेरा, उसने बोला कि मनी कंट्रोल ऐप था, उसने बोला क्रिप्टो मत कर, स्टॉक मार्केट कर। तो मैंने बोला कैसे करते, तो लाइन चार्ट होता था ऐसा मोबाइल पे, आप इधर लगा देना तो समझेगा। तो क्या होता था ना, ग्रीन रेड कंटिन्यूली होते रहते हर सेकंड में। और तब ये चीज उसको मालूम नहीं थी, वो खुद बाय करता था किसी दोस्त से पूछ के, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था मुझे बताने का, बट उसको लगा कि हाँ ये बता सकते हैं। तो मैंने बताया ये तो सही है, लाइन दिख रही ऊपर नीचे, नीचे आया तो बाय करो, ऊपर गया तो सेल करो। फिर 1-2 दिन ट्राई किया तो समझा कि ये हर सेकंड में रेड ग्रीन होते रहता, मतलब ऑर्डर बाय की ऑर्डर आई तो ग्रीन, सेल की ऑर्डर आई तो रेड। तो फिर 2-3 दिन में समझ गया कि यार ये तो नहीं पॉसिबल, अलग लेवल है। हाँ, तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट।
तब मुझे पहली वीडियो आई थी रचना रानडे की। अगेन सीए फंडामेंटल, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मतलब मुझे अब तक पॉइंट का डिविडेशन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता, इतना वीक है मेरा मैथ्स। तो सोचा ये तो अपने से होने वाला नहीं। और जैसे वो वीडियो कट की मैंने, उसके नीचे एक चैनल था सिद्धार्थ भानुशाली नाम का, तो उस पर क्लिक किया। तो उसने पहले बताया कि ट्रेडिंग चार्ट से कर सकते हैं, फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं। बोला ये तो सही है, फिर अपने को यही चाहिए था। फिर उसने लाइन बताई, मैंने बोला ये तो अपने देखे हुआ पहले। तो फिर उसका चैनल कंटिन्यू देखा, तो 2-4 वीडियो देखी मैंने उसके, तब मुझे समझ गया कि मतलब एक हल्का आइडिया लग गया और मुझे समझने में इजी हो रहा था टेक्निकल। तो मैंने सोचा कि अभी यही कंटिन्यू करेंगे अपन। 10-15 वीडियो देखे, तो फिर मेरे भाई ने देखे मुझे, रुपेश ने, कि क्या कर रहा। मैंने बोला स्टॉक मार्केट कैसे ऐसे है, तो बोले कब से सीख रहे, मैंने बोला अभी 4-5 दिन है। तो फिर उसने बोला कि विजन भी स्टॉक मार्केट करने का पहले, और ये मुझे मालूम था स्टॉक मार्केट करने का, लेकिन याद नहीं था तब तक। और वो करने का 2012-13 में, तब मैं था 6th स्टैंडर्ड में, तो इतना याद नहीं मुझे, बस शेर खान नाम याद था कि उसका शेर खान का ट्रेडिंग टर्मिनल था, उससे ट्रेड करने का। तो फिर मैंने उसको कॉल किया कि मतलब ऐसे ऐसे मुझे स्टॉक मार्केट सीखने का क्या करूँ। वो बोले आ जा पुणे। तो फिर तब मैं सेकंड टाइम पुणे आया था 15 साल बाद, मतलब अभी से 4-5 साल पहले। तो उसने फिर बेसिक वगैरह बताया, उधर से ट्रेडिंग चालू की। फिर ऐसा ऐसा किया, फिर बिगिनर्स लक 10,000 से चालू किया था। तब मार्केट भी बुल रन में था, तो स्टॉक मतलब जो भी पकड़ लो ऊपर ही जाने वाला था, नीचे आने का चांस नहीं था कोई। तो बिगिनर्स लक, पैसे बन गए अच्छे से। फिर जब क्रैश आया, क्रैश नहीं बोल सकते अपन, एक साइडवेज मार्केट हो गया था जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। अब उस दिन क्या हुआ, मेरा यूनिवर्सिटी में था, मेरे कुछ इश्यू हो गया था यूनिवर्सिटी का। तो मुझे मेरे भाई का कॉल है विजन का कि मार्केट नहीं टिकेगा, अभी क्रैश हो सकता। मैंने बोला ये क्या रहता क्रैश होने का, मतलब ये क्या है ऐसा, पता ही नहीं। तो बोले कि मार्केट बहुत जोर से नीचे गिरेगा। मैंने बोला मैं क्या करूँ, बोले प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, जो भी प्रॉफिट था 3-4 हजार रुपए का 10,000 रुपए के अकाउंट पे बुक कर लिया। उसके बाद में 8 महीना मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं था, मतलब मूवमेंट होने का, लेकिन मेरा उतना स्किल नहीं था कि मैं वो स्टॉक ट्रेड कर सकूं। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद में मुझे समझा गया अभी सीखना पड़ेगा सीरियसली। तो फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, बुक्स पढ़े, ये वो, फिर ट्रेडिंग चालू की। देन उसके बाद भी कम से कम 1.5 साल तक मैं लॉस में था, क्योंकि समझना नहीं था टेक्निकली करने का क्या है। फिर इंट्राडे चालू किया, सोचा इंट्राडे जल्दी पैसा बनेगा। इंट्राडे में भी 6 महीना लॉस में था कंटिन्यू, मतलब 10,000 का कैपिटल था, ज्यादा कैपिटल से मैं कर ही नहीं रहा था, क्योंकि इसने बोलता विजन ने कि ज्यादा कैपिटल से मत कर अभी। तो फिर HDFC बैंक मैंने 8-9 महीने ट्रेड किया। 10,000 का अकाउंट मेरा अच्छा ग्रो हुआ 30-40 हजार तक। मतलब थोड़ा बाद में फंड ऐड भी किया, मतलब 10 से 12 गया, तो फिर थोड़े फंड ऐड किया, ऐसा करके 30-40 हजार तक मेरा अकाउंट ग्रो हुआ। मैंने सोचा कि अभी तो हो गया अपना सेट, जम गया अभी अपने को। मतलब अभी अगर कभी 20,000 रुपए रोज के 300-400 रुपए बन रहे, इनफ है। हाँ, तो अब घर से कैपिटल लेंगे 2-4 लाख रुपए, उस पे पैसे बनेंगे। फिर मैंने रुपेश से पैसे लिए कि मुझे ट्रेडिंग करनी है और कैपिटल दे। तो उसने मुझे आई थिंक 20 या 30 हजार दिए थे तब। उससे ट्रेडिंग किया। फिर एक समझ आ गया कि यार इंट्राडे में स्ट्रेस बहुत है। तो फिर मतलब क्या करूँ, फिर स्विंग ट्रेडिंग चालू किया, जो पहले करने का, रशिया यूक्रेन में वॉर से पहले। मार्केट तब स्टेबल हो गया था ठीक ठाक, तो फिर तब ट्रेड किया, ठीक ठाक प्रॉफिटेबल हुआ। फिर सोचा कि यार स्विंग ट्रेडिंग में भी उतना ही ROI बन रहा और इंट्राडे में भी नहीं रहा, बट वही ROI बन रहा। तो फिर 6 घंटा स्क्रीन के सामने बैठ के फायदा नहीं। फिर इंट्राडे क्विट कर दिया, तब से अभी तक इंट्राडे मतलब ऐसा लगा है खाना ट्रेड लेना चाहिए तो ले लेते हो, बट एकदम हार्डकोर इंट्राडे नहीं करते। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनली, मतलब आज लिया 4-6 महीने के बाद बेच देने का, वो कंटिन्यू करता हूँ। उसमें फिर प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा था, तो फिर कैपिटल बढ़ाया बाद में। मतलब मेरे भाई ने दिया मुझे कैपिटल, उसने फिर बोला कि अब मतलब कर रहा अच्छा तो कर ले। फिर उधर से चालू किया, अभी बन रहे ठीक ठाक पैसे, मतलब इतना नहीं मेरा हैंडल कर सकता हूँ, कर लो यार। नाइस, मतलब जॉब की जरूरत नहीं अभी तो वो नहीं बोल सकते, अभी 3-4 साल बाद में भी। ओके ओके, थोड़ा सा अलग जाते हैं। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है, क्रिकेट या फुटबॉल? वॉलीबॉल। वाह, आउट ऑफ द बॉक्स। वॉलीबॉल हम मतलब स्कूल में थे तब हम स्टेट तक खेले वॉलीबॉल। अच्छा। बाद में हमारा जो स्पोर्ट टीचर था उसने कुछ स्कैम किया था, मतलब हम अंडर 16 में खेलने के, अंडर 16 या 17 में, 10th स्टैंडर्ड में। तो उसने क्या किया, जो हमारी नीचे की और एक टीम थी अंडर 14 या 15 की, एक लड़का था हमारे में प्रिशिल राउत नाम का, उसकी हाइट कम थी, तो उसकी उम्र समझ के नहीं आने की। उसने क्या किया, इसको वो टीम में डाल दिया, छोटी टीम में, ताकि हमारी टीम तो तब तक आउट हो गई थी। तो उसने सोचा कि एटलीस्ट ये टीम पे भी ऊपर आ जाए, मतलब उसका इंटेंशन सही था लेकिन गलत था वो।
तो वो उसको पकड़ लिया रेफरी ने, अच्छा। आधार कार्ड वगैरह चेक किया, तो फिर हमारे स्कूल मतलब स्कूल को 1 साल के लिए बैन कर दिया था। Oh my God. बट हमारे स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड है जलगांव नासिक डिवीजन में, लाइक नासिक तक हमारे स्कूल को आज तक कोई टफ नहीं दे सकता, और जलगांव डिवीजन में से वॉलीबॉल के सबसे ज्यादा नेशनल प्लेयर हमारे स्कूल में से गए। और क्रिकेट ऐसा मतलब क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर कौन सा है? होगा ही। फेवरेट क्रिकेट तो पसंद है, बट फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्यों? फेवरेट प्लेयर वैसा एक नहीं, मतलब अगर देखा 5-6 फेवरेट प्लेयर है। 5-6 बता दो, टाइम है अपने पास। पहला तो है कपिल देव, ओके। मतलब तब लाइव मैचेस नहीं देखे हुए, लेकिन हाईलाइट देखे मैंने। फिर दूसरा हाशिम आमला, बैटिंग क्लास। फिर देना आता पकड़ लो, अगर मतलब वो इसके हिसाब से डिविलियर्स, MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। और फिर अगर रायना है, जडे, मतलब बहुत सारे फेवरेट है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक नहीं। अगर हाँ सब में से एक चूज करने का तो MS धोनी। व्हाई? वाई, जब मैं स्कूल में था तब हम मैच देखने के क्रिकेट और फुटबॉल के, तब फुटबॉल का नहीं, सॉरी, क्रिकेट का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, फुटबॉल ही देखने का ज्यादा, क्योंकि स्कूल में फुटबॉल ही चलने का, क्रिकेट हमारे स्कूल में चलने का नहीं, लेकिन मैच देखने के बहुत सारे लोग। फिर रोनाल्डो पसंद था पहले से। फिर आई थिंक 2012-13 की बात होगी शायद से, तब मैच चल रहा था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा था, आई थिंक 2015 का वर्ल्ड कप होगा शायद। हाँ, कुछ तो होगा ऐसे। ऑस्ट्रेलिया से अपन सेमीफाइनल में हारे थे तब। 15 का वर्ल्ड कप तब की बात है। फिर तो देखा, तो मतलब ऐसे देख रहा था, तब कौन कौन खेल रहा था, तो केदार जाधव अच्छा खेला था उस एक मैच में, तो फिर सोचा अच्छा प्लेयर है, उसको देखा, फिर समझा महाराष्ट्र का ऐसा। फिर बाद में केदार जाधव को जब इंस्टाग्राम में फॉलो किया, तो उसने एक क्रिकेटर कहते हैं पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे धोनी के साथ, और वर्ल्ड कप हारने के बाद पोस्ट डाली थी कि ऐसा ऐसा है। तो फिर देखा कौन है धोनी। फिर मैं मैचेस वगैरह देखे, तो उसका जो खेलने का तरीका था, एंगेज में अग्रेसिव, वो पसंद आया, तो फिर तब से देखने लग गया, तो वो खेलना पसंद है। फिर दूसरी बात कैरेक्टर, मतलब ग्राउंड पे नहीं, ऐसा सोशल मीडिया पे या फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी उसका दिमाग अलग चलता थोड़ा, तो फिर MS धोनी पसंद आया। बाकी तो हर एक प्लेयर की कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग अलग है। आई नो योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विराट कोहली क्यों पसंद है? विराट कोहली के फैंस क्यों नहीं पसंद? ऐसा कुछ फैंस क्योंकि मैं फैन हूँ, मुझे पता है मैं क्या सहन करता हूँ। मेरे फैंस है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितने मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब 8-10 जितने भी लोग, उसमें जितने भी विराट कोहली फैन है, बस उनकी मजाक लेने को मजा आती, इसलिए बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं मेरा कि मतलब फैंस पसंद नहीं है, विराट कोहली पसंद नहीं। तुमने, मैंने और निरंजन ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। जब कॉलेज टाइम स्पेंड करना चाहिए था, तब हम तीनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था। तो हमारे अपन दोनों की मुलाकात निरंजन की वजह से हुई थी, और वो भी टीवी सेंटर पे गणपति था शायद, आई गेस। फ्लैट पे बैठे हुए थे अपन तेरे, येलो कलर का फ्लैट। यस, राइट। तब मिले थे अपन। निरंजन को मैं ड्रॉप करने आया था। बट उसके बाद जब अपना कॉन्वर्सेशन हुआ, तब गणपति का टाइम था, निरंजन मुझे टीवी सेंटर पे ले गया था। तब मैं उधर अपन पहला कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो तब का कुछ याद है या भूल गए? नहीं, कुछ नहीं याद। बस बिरयानी याद है? बिरयानी कैसे भूल सकते? बिरयानी नहीं भूल सकते बाबा। बिरयानी तुमने छोड़ दिया, मतलब मुझे तब गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ा था, तब मुझे इतना हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था जब भाई तूने बिरयानी छोड़ी, तब मुझे इतना हार्ट ब्रेक हुआ। क्यों भाई, क्यों ऐसा ही? मतलब पहले नॉनवेज बहुत पसंद। एक मिनट, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मुझे इसने वादा किया था कि ये बिरयानी कभी नहीं छोड़ेगा, और इसने ये वादा तोड़ दिया। और अभी बोलो क्या बोलो। पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं करना नॉनवेज छोड़ूंगा ऐसा वैसा, क्योंकि मतलब घर में 3 बार तुम्हें बनाने को बोलने का नॉनवेज, मतलब संडे फिक्स था हमारे घर पे नॉनवेज ही बनेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं था संडे को घर पे। फिर अगर बीच में कुछ बात मम्मी को बोलने का नॉनवेज खाने का, नॉनवेज बना दो, तो 2-3 बार वो होने का। फिर अपन बाहर जाने का, अपना शोरमा वगैरह होने का, मतलब ऐसा पकड़ लो हफ्ते में 4-5 दिन तो बाहर मतलब नॉनवेज खाना होने का। पहले बाहर होया घर को नॉनवेज खाना होने का, और फिर मतलब पसंद है नॉनवेज खाना ऐसा। फिर मैंने मेडिटेशन का जब क्लास किया था, तब उसके बाद भी मैंने आई थिंक 6-7 महीने नॉनवेज कंटिन्यू खाया। लेकिन फिर
पता नहीं बाद में कैसा नॉनवेज खाने का, मतलब ऐसा प्लान नहीं किया नॉनवेज छोड़ूंगा। घर पे गणपति बैठे हुए थे, हमारे घर पे हर साल गणपति बैठे थे 10 दिन के लिए, तो 10 दिन हमारे घर पे नॉनवेज नहीं बनता। और उसके बाद भी शायद देवी वगैरह तो 3-4 महीने नॉनवेज नहीं बनता, क्योंकि बीच में आई थिंक 5-6 दिन ऐसे थे जहाँ पे अपन बना सकते। फिर उसका श्रावण लग जाता है, देवी पहले वगैरह श्रावण, सब, गणपति, देवी, हाँ, दिवाली। तो वही, तो फिर उतने भी नॉनवेज बना नहीं, तो उसने उस टाइम ऐसा तब खाया नहीं नॉनवेज। आई थिंक खाया भी होगा तो बाहर 1-2 बार अपन ने शोरमा वगैरह खाया होगा, तो ऐसा कुछ मतलब सब्जी या बिरयानी वगैरह नहीं खाया था। तो मेडिटेशन करने का फिर मतलब पता नहीं बाद में छूट गया, बस छूट गया नॉनवेज, अभी खाने का मन नहीं होता। मेडिटेशन मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, मतलब मेरे थॉट्स कंट्रोल नहीं होते। सो उस पे कुछ सोल्यूशन है या फिर कंटिन्यू करते रहना चाहिए? मैं अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू, पर नहीं, मुझे वैसा टाइम बढ़ते हुए नहीं दिख रहा। सोल्यूशन नहीं बोल सकते, थोड़ा साइंटिफिक आंसर ये, मतलब ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस नहीं, मुझे मेरे मेडिटेशन के सर ने बताया था। क्या है कि थॉट एक वाइब्रेशन है, वो मेरा रहने दे या तेरा रहने दे या किसी और का रहने दे। तो एक एग्जांपल जैसे ने, कभी इमेजिन करके देखो तुम बस बैठे हुए हो या सोए हुए हो, मतलब, लेकिन अचानक तुम्हें कुछ तो थॉट आएंगे जो तुम्हारे से रिलेटेड है ही नहीं। हाँ, मतलब रेगुलर नहीं होता होगा, बट साल में 1-2 बार तो होता ही होगा किसी के ना किसी के। तो वो बोला ये तो सही है। तो फिर सर ने ऐसा बोला कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो टावर है, और जो थॉट है वो वाइब्रेशन है, मतलब रेंज है, वो कैच कर लेगा। अच्छा, हाँ, अगर कैच करने का रहा और तो अभी वो हुआ। फिर उधर सर ने ब्रेक डाउन किया कि अभी इस चीज को इधर ही पॉज करो, नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर सर ने वायर जैसे पतली वायर थी, उसको इधर से एक को पकड़ने लगा, इधर से एक को पकड़ने लगा, उसको बीच में रबर था आई थिंक, बारीक रबर, उसको ऐसा बीच में से प्रेस किया, तो उसने ऐसे वाइब्रेट हुई। तो सर ने बोला कि जो थॉट है अपना, जिसको अपन वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जो भी नाम दो, वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, बरोबर। अभी वाइब्रेशन की एक क्वालिटी है कि वो आएगी, अगर कभी उसको मैंने आगे से, मतलब समझ लो ऐसी वायर हिल रही है वो, मैंने उसको कभी यहाँ से पकड़ लिया तो इधर ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी एंड पॉइंट। हाँ, अगर कभी उसको मतलब पकड़ा नहीं, मतलब जैसे वैसे नहीं तो आके चला जाएगा। सेम वही थॉट प्रोसेस मेडिटेशन के टाइम, अगर आंख बंद की, मतलब थॉट आया, और जनरली 90 मतलब बिगिनर स्टेज में मैं भी यही करता था कि थॉट आया ना, मैं सोचने का थॉट आया कैसे, तो मैं क्या करने का, वायर को पकड़ लेने का, तो इधर ही वाइब्रेट होने का, वो थॉट आगे नहीं जाने का। तो फिर सर ने बोला कि थॉट जब आएगा मन में, बस मन मतलब ऐसा सोच लेने का कि इग्नोर कर देने का थॉट को, छोड़ दो, मतलब वाइब्रेशन है, आएगा और चले जाएगा। फिर ट्राई किया मैंने 2-3 दिन में, समझ गया बात तो सही है। अगर मतलब एक इमेजिन करके देखो, नेक्स्ट टाइम करना, जब आप मेडिटेशन को आंख बंद करके बैठोगे, अगर कभी थॉट आया, मतलब आता ही है ऐसा, एक नहीं था, मल्टीपल थॉट्स आते। जब थॉट आएगा ना कि मतलब ऐसा, मतलब सिर्फ इमेजिन करने का कि छोड़, थॉट है चला जाएगा, वाइब्रेशन है चला जाएगा। इससे मुझे इफेक्ट हुआ, मतलब मुझे नहीं, मेरे क्लास में जितने लोग थे, मतलब मेरे से छोटे लोग भी थे, 60-70 साल के, मतलब एजेड पीपल भी थे, मेल फीमेल दोनों, सबको एक ही चीज ने काम किया, मतलब वो जो एक्सप्लेनेशन था। अभी साइंटिफिकली कितना ट्रू है क्या मालूम नहीं, लेकिन काम करता। अभी मुंबई में थे तुम 1 महीने के लिए शायद, 1-1.5 महीने के लिए, तो वहां का एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि मुंबई ऐसी सिटी है कि लोगों को बहुत कुछ सिखा देती है, 1 महीना हो या 1 दिन भी हो, बहुत कुछ सिखा देती है। तो क्या सीखने को मिला, क्या एक्सपीरियंस था, बैड गुड सब? अच्छा, वेल तो मतलब गुड, मतलब जो अच्छा था वही बात। तो पहले मुंबई को जब अपन गए थे, पहले 4-5 बार अपन दोनों साथ में गए मुंबई, क्या था, सुबह गए शाम को पुनः रिटर्न, तो तब उतना कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं। अभी गया पहले मतलब मैं मेरी कजिन ही है, कजिन या फिर ऑफिस में कलीग जो भी बोल लो, तो उसके साथ में बात कर रहे थे कि मतलब वो उसने बोला मुझे कि तुम मुंबई को आ करके, तो बोला मतलब कन्वर्सेशन है कि मुंबई का, मैंने बोला क्यों, मतलब ऐसा क्या है मुंबई में? तो वो बोली कि जब आएगा तब समझेगा मुंबई में आए। बोला ठीक है। अब तब उसने मुझे एक चीज बताई थी कि मुंबई में हर कोई मूविंग है, कोई रुकता नहीं एक जगह पे, मतलब एक तो काम में रहेगा, कुछ तो करेगा, रुक मतलब ऐसा पॉज नहीं। जैसा अगर वो भी टायर 3 सिटीज से भी नीचे, मतलब अच्छी सिटी उसकी, लेकिन उधर से बिलोंग, पारोला जलगांव साइड से। तो उसने बोला कि अपने इधर ना ऐसा
रिकामापन ज्यादा है लोगों को। शांत है थोड़ा सा हाँ मतलब वातावरण, ऐसा फास्ट मूविंग वर्ड नहीं। मूविंग वर्ल्ड नहीं है, राइट। तो वो मुंबई को है, तो मैंने बोला कि मतलब वो तो मैं पुणे को भी रह सकता हूँ, मुझे पुणे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं मतलब रेंट आउट भी कर सकता हूँ और मेरा भाई भी रहता है उसके साथ भी रह सकता हूँ। तो उसने बोला कि मतलब मैं पुणे को भी रही हूँ, पुणे मतलब जितना मुंबई सिखाएगा ना, जितना मुंबई तुझे एक महीने में सिखाएगा, पुणे में भी एक साल में भी नहीं सिखा पाएगा। बराबर, राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ, उसने मुझे अनकंफर्टेबल किया। मुझे मतलब मेरे एक क्वेश्चन डाल दिया सर में। मेरा एक था कि मुझे ग्रोथ चाहिए जल्दी जल्दी, और मुझे एक समझ आया कि वो संभाजी नगर में बैठ के नहीं मिलेंगे मुझे। एक दो दफे, एक तो पुणे आने का तो मुंबई जाने का। मतलब मुंबई चल लेते, देखेंगे क्या होता। तो मुंबई गया, फिर एक दो, हाँ उसने एक चीज बताई थी मुझे मुंबई कि में कहाँ गए, किसके पास गए, वो भी बताओ। तो जब मुंबई गया तो उसके पहले मुझे एक चीज बताई थी उसने कि मतलब ना मुंबई ऐसी जगह है जो आदमी को होम सिक नहीं फील होने देती, घर की याद आएंगी नहीं कुछ भी कर ले। लाइफ ही इतनी फास्ट हो जाती है कि अपन समझता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, सोचने को टाइम नहीं मिलता है। तो गया, एक दो दिन अच्छा चला था, मतलब आराम से था। फिर उधर का रूटीन का आदत पड़ गया। अभी कहाँ पे गए थे वो बताता हूँ, जिनका मैंने पहले नाम लिया, मतलब पकड़ लो मेरे मेंटर आशीष सर। तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस आने का पहले से, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के चार्ट स्टॉक भी टेक्निकल भी ढूंढ लेने का, मतलब ढूंढ लेने का, एनालाइज कर लेने का। तो लेकिन बाद में समझा कि यार फंडामेंटल दिखना चाहिए। पहले मैं फंडामेंटल के बहुत अगेंस्ट था, मतलब मेरा और जो मेरे सर है उनका ऐसा एक डिबेट, हेल्दी डिबेट टाइप होता कि फंडामेंटल राइट है टेक्निकल राइट है। अब उनका मैथड क्या कि टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखते हैं, लेकिन टेक्निकल को बहुत कम वेटेज है, ज्यादा वेटेज नहीं। मेरा है कि मतलब भाव भगवान है, भाव भगवान से जैसे गुजराती बोलते भाव भगवान से, मेरा भी कि भाव भगवान है, बाकी कुछ भी होना है। चलो फंडामेंटल एटलीस्ट देख लेंगे, क्योंकि मेरा मार्केट से रिलेटेड मेरा माइंड ओपन है, मैं ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है। अभी मैंने फंडामेंटल देखा, बाद में मुझे समझा कि यार फंडामेंटल से रिलेटेड बिजनेस एनालिसिस भी आना चाहिए। तो मैंने उसके लिए कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, फेडरल रिजर्व है ना अपना, उनके कोर्स के लिए। तो फिर उधर से बिजनेस एनालिसिस का सीखा थोड़ा बहुत। फिर बाद में समझा कि यार मतलब फंडामेंटल टेक्निकल लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर रोज इनकम बनाने का तो इंट्राडे करना ही पड़ेगा, इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो मुझे पसंद नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा कि एल्गोरिदम बनाएंगे। तो फिर मैं एल्गोरिदम के बुक्स वगैरह पढ़े बहुत सारे। मेरा जो भाई है विजन, जिसने मुझे ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके साथ अभी हम मतलब प्लानिंग में क्या एल्गो वगैरह बनाएंगे। तो आशीष सर के पास ही था, वो ऑफिस में रहने का मैं। बाकी सीखने को क्या मिला, अच्छी चीज हो जाता। पहली बात तो डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में भी दो तरह के डिसिप्लिन होते हैं। एक जो अपन नॉर्मल समझते कि मैं डिसिप्लिन में हूँ, और दूसरा है कि जो एक्चुअल डिसिप्लिन है, उसका डिफरेंस समझा। बता दो डिफरेंस क्या दोनों में का। फॉर एग्जांपल जब मैं मेरे घर पे था, मेरा रूटीन फिक्स था, सुबह जिम जाने का, आने का, डाइट वगैरह बेसिक डाइट वो करने का, ट्रेड तो इंट्राडे करने का नहीं, वीडियोस देखने का, टेक्निकल फंडामेंटल साइकोलॉजी मेडिटेशन वगैरह, या फिर एक डेढ़ घंटा बुक पढ़ लिया ऐसा वैसा। शाम को फिर 5 बजे जिम जाने का, वही रूटीन था। मतलब मेरे को जिस चीज में ग्रोथ चाहिए थी मार्केट में वो मुझे मिल रही थी, वो मुझे लगा था कि वो डिसिप्लिन है। लेकिन जब मैं मुंबई को गया तब मुझे समझा कि उधर मेरे पास सर्टेनिटी थी, मतलब मुझे मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुंबई में ऐसा था कि मुझे मालूम नहीं मुझे नेक्स्ट कंपनी का एनालिस्ट कौन सा करने का है। तो अनसर्टिनिटी में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करने का, वो एक्चुअल डिसिप्लिन है। तो मुझे मुंबई से समझा, लेकिन अभी तक मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। अभी मैं भी करूंगा एक, जब भी मुंबई को फिर जाऊंगा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मुंबई से तुम निकल रहे थे, तुम स्टोरी डाले थे बहुत सारे, और इसमें तुमने बहुत सारा कुछ लिखा था, मैंने पढ़ा भी था। मैं वही बता रहा हूँ। तो वो मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, मैं इधर डाल दूंगा। ठीक। हाँ, तो पहली बात तो यही तो डिसिप्लिन का, एक्चुअल डिसिप्लिन, उधर भी मैंने यही लिखा था। फिर सेकंड पॉइंट था कि मनी, मतलब लाइक एक्चुअल में पैसे क्या है वो, मतलब मैं ऐसा घूमा पुणे मुंबई, अपने संभाजी नगर में भी बहुत सारे लोग जो रीच, लेकिन रीच की डेफिनेशन क्या है वो मुंबई में जाके समझी। फिर बाद में मतलब ये मतलब आशीष सर के साथ था, तो फिर वो समझा कि पैसा बनाने का कैसे, और उसके बाद उसको टिकाने का कैसे, वो भी समझा। फिर सेकंड थिंग थी कि पैसा आपने मतलब एक यूट्यूबर है, उसकी इवेंट में था मैं, तो गुजराती, तो उसने बताया था कि पैसा हमेशा इधर तक ही अच्छा है,
इधर तक नहीं जाना चाहिए, इधर ही अच्छा पैसा। जेब में? हाँ अच्छा, या दिल में, जेब में? जेब में। अच्छा, फिर पैसा, बोल दो। हाँ पैसा जेब में ही अच्छा है, दिमाग तक नहीं जाना चाहिए अच्छा। ऐसा। तो वो एक बात मुझे वहां पर क्लिक हुई, एक क्लाइंट आए थे, मतलब अच्छा वेल्दी क्लाइंट, एकदम सिंपल, मतलब आएंगे ऑफिस सबके लिए कुछ ना कुछ खाना लेके आएंगे ये। तो उनको देख के मुझे समझा कि मतलब आदमी के पास पैसा रहा भी तो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहना। और दूसरी बात मुझे सर ने समझाई थी कि तेरे को पैसा भी चाहिए, लेकिन अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा, मतलब मेडिटेशन के टीचर ने, तो पैसा तुझे कभी मिलेगा नहीं। अच्छा। जिस चीज के पीछे भागेगा वो नहीं मिलेंगे कभी, वो तेरे से दूर जाते रहेंगे। तो फिर उसका एक कंपाइलेशन मुझे मुंबई को जाके समझा कि अगर पैसा अपने पास है और नहीं भी है, तो ऐसा है कि डोंट लेट योर मनी रन ओवर योर हेड इवन इफ यू हैव इट और नॉट। मतलब पैसा है भी और नहीं है भी, तो उसको दिमाग पे मत चढ़ने दो। अगर कभी है दिमाग पे चढ़ गया, मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो बोलते कि डाउनफॉल आएगा, और नहीं है और तब दिमाग पे चढ़ गया पैसा, तो फिर उसके जैसे रिलेशन वगैरह खराब होंगे। एक चीज पे फोकस होगा तो बाकी का छूट जाएगा ऐसा। फिर और क्या ऐड किया मैंने, एक दो पैसे का, डिसिप्लिन का, लोग मुंबई के। मैं पुणे में मतलब अच्छा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है पुणे का। पुणे के लोग कैसे और मुंबई के लोग कैसे? पहले तो कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का कल्चर हाँ, अलग है। पुणे कंपेरेटिवली थोड़ा शांत है, शांत मुंबई है। बहुत फास्ट होंगे। मतलब अभी मैं जहाँ पे पुणे में क्लास किया मैंने रिसर्च एनालिस्ट का, तो वहाँ पे के जो सर थे मेरे, वो प्रॉपर पुणे के, मतलब जहाँ पे म्हणतो ना पुणेरी, आपण म्हणतो ना पेटीतले माणसं, तो वो थे। तो उनका बोलना है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनका इंटेंशन नहीं था मुझे ऐसा नीचे दिखाने का, बट उनका लैंग्वेज का टोन ही वो है, या फिर थोड़ा ज्यादा सार्केस्टिक है कि जिसको बाहर का आदमी मैनेज नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा, वो था मुंबई में कि बोलते स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या गलत कर इसको ठीक कर ले। पुणे में थोड़ा ऐसा हाथ लगे वाला, ये गलत कर रहा है इसको पिन मार के बोलते हैं कि भाई ऐसा खुद गलत कर मुझे रहा लगा, रॉन्ग भी रह सकता हूँ पता नहीं। मुंबई के लोग डेडिकेटेड है, ग्रोथ, वर्क और लाइफ, बस नहीं है, और बहुत फास्ट लाइफ, कुछ Fast. दूसरा कुछ करने को टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब और एक टेक्निकली, मतलब मुंबई के लिए तो बहुत ज्यादा फास्ट है, बट टेक्निकली अच्छा भी है कि फालतू की दिमाग मगजमारी नहीं चलती वहाँ पे। और मैं जब औरंगाबाद में रहता था, सॉरी संभाजी नगर में रहता था, तो बहुत खाली खाली सा लगता था मेरे को, मतलब रिकामा। मेरा दिन बहुत लंबा जाता था, मुझे लगता था कि अरे यार दिन बहुत लंबा जा रहा है। पुणे में आया तो पुणे में थोड़ा सा उसका टाइम कम हुआ, मतलब दिन ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। फिर जब मैं मुंबई गया, मतलब घूमने गया था, काम के लिए भी गया था, शूट वगैरह के लिए, तब तो ऐसा लगा कि सुबह हुई रात हो गई, मतलब वैसा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि दिन कब खत्म हो गया। और मैं पूरे दिन काम में था, खाना भी नहीं खाया, शूट पे था, और मुझे पता भी नहीं, रात को मैं जब खाना खाने बैठा तब पता था कि मैं आज मतलब डे का पहला मील खा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि भाई दिन खत्म हो गया है और अपन शूट से बाहर आ चुके हैं। तो अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी वो मुंबई का। और पहले भी दीदी रहने की, तो उसके पास मैं जाने का बचपन में नॉट लाइक बचपन में 2015-13 वो फेज में, तो तब मैं जाने का, तो तब मेरे दिमाग में ये था कि मुंबई इज लाइक बॉलीवुड स्टार्स, वो नहीं क्या इमेज बनी हुई, हाँ वो सबके दिमाग में वही इमेज बनी हुई है, मतलब वो एज में रहती है। मैं वहां पे गया, फिर मुझे समझा कि वैसा कुछ है नहीं। वो अपन उनके वो फिल्म सिटी मुंबई का वो छोटा सा पार्ट है, हाँ उधर वो ही नहीं है, बहुत कुछ है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। और मुंबई का इसमें तो मेरा अच्छा था, मतलब ऐसे कुछ अगर मेरा जो बोलो बैड एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकता, बैड एक्सपीरियंस, क्लाइमेट। अब उधर के लोगों को क्लाइमेट अच्छा लगता है। वो अच्छा में सूट हो जाता थोड़ी देर। ऑफिस में एक लड़का था शुभम नाम से, वो पुणे आते जाते रहता, वो बोलता पुणे का क्लाइमेट कितना बोर है, सूखी हवा चलती है उधर। मतलब वो बोले पुणे में है ना तो ऐसा स्किन ड्राई हो जाती है, मुंबई में वैसा नहीं। ठीक है, जिसका पर्सपेक्टिव, जैसे जिसकी सोच। मुझे बाकी कुछ लगा नहीं मुझे ऐसा, मतलब मुंबई में कुछ नेगेटिव वगैरह। कुछ आशीष सर के रिलेटेड बता दीजिए कि वो क्या करते हैं, मतलब व्हाट, तुम वहां पे क्या किस लिए गए थे वो भी बताने तुम्हें, कि क्या कौन सी कंपनी है, ऑल दैट।
उनका बेसिकली फंड मैनेजमेंट का बिजनेस है स्टॉक मार्केट में, मोस्टली इंट्राडे का फंड मैनेज करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म का भी फंड मैनेज करते हैं मोस्टली। अभी अमाउंट वगैरह में डिस्क्लोज नहीं कर सकता नहीं टेक्निकली। तो उनका आई थिंक 3 ऑफिस है मुंबई में, मतलब एक नरीमन पॉइंट को है, एक दादर को है, वडाल उद्योग भवन के बाजू में, और एक विरार का भी। विरार का मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। और फिर बाद में वो मतलब उनका करियर का अगर आप देखें तो वो ऐसा अलग है। पहले लॉयर थे, हाँ, फिर सोचा मार्केट में एंटर करने का है, तो एमबीए फाइनेंस किया, फिर वहां से बहुत सारी कंपनी में जॉब्स की, क्योंकि तब यूट्यूब वगैरह पर सीखने के लिए इतना था नहीं, तो जो लोग अंदर है मार्केट उनसे सीखने मिलने का, तो उधर से फिर सीखे ये वो किया। फिर थोड़े दिन बाद मतलब मुझे ऐसा सर ने बताया कि कंपनी थी एक, नाम नहीं सकता भी, उसके वीसी थे सर, तो उधर पैकेज अच्छा मिल रहा था सर को, मतलब मैं नासिक में रहने के तब तो 1.5-2 लाख पैकेज सर को नासिक में मिलने का पर मंथ। नासिक में 1.5-2 लाख पैकेज कंफर्टेबल है, मतलब स्मूथ लाइफ चलती है। फिर बाद में सर को लगा कि यार कितने दिन यही करने का, मतलब आता तो खुद का कुछ। फिर बाद में आई थिंक लॉकडाउन में ही के लॉकडाउन के 1 साल बाद सर ने उनका कंपनी डाली दादर को, अभी 4 साल में मतलब 2 ऑफिस स्केल कर लिया। नरीमन पॉइंट का ऑफिस लेना इज नॉट अ जोक। यस, इट्स नॉट जोक। दादर मुंबई में 3 ऑफिस होना इज नॉट जोक। दादर में 1-2 जगह, और फिर दादर इज मेन एरिया, आई थिंक ऑफिस रेंटेड है, बट लेकिन फिर रेंटेड लेना भी जोक नहीं। नरीमन पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं रेंटेड ऑफिस लेना जोक। दादर में जो भी ठीक है 50-60 हजार तक आपको एक ठीक ठाक ऑफिस मिल जाएगा, मतलब 200 स्क्वायर फीट का, 300 नहीं 200 स्क्वायर फीट का। अच्छा 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस, नाइस एक्सप्लेनेशन। तो वो है, बाकी एज ह्यूमन अच्छे, मतलब गाइडेंस मैं भी मिला उनसे, बहुत सर बहुत अच्छे हैं, और एक ही मतलब उनका भी पॉडकास्ट लेना चाहूंगा मैं बहुत जल्दी। और एक और ज्ञान है सर का, और अगर कभी मतलब कोई चीज प्यार से समझा सकते तो प्यार से समझेंगे, अगर कोई चीज डांट के समझेंगे तो डांट के समझेंगे। हमें ऐसा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, लेकिन मालूम नहीं किसको कहाँ पे अपलिफ्ट करने का, किसको कहाँ पे दबाने का। अगेन सेल्स का भी सर को एक्सपीरियंस अच्छा है, सेल्स। हाँ, और मैं क्यों गया था वो, वही जैसे पहले बताया फंडामेंटल का रिसर्च उसके लिए गया था। बाकी सीखा या नहीं सीखा, या फिर सीखा मतलब मैं सर से फंडामेंटल क्लासेस तो मैंने सर से किया, फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल में सर से सीखा कि वैल्यूएशंस क्या है, पी ये वो क्या है, वो सर से सीखा। बट सर का जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, सर नीचे जो स्टॉक रहते हैं, मतलब जिनको कोई देखता नहीं, वो स्टॉक सर एनालाइज करते। और मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे लोग बेचेंगे वहां पे मैं खरीदने का ट्राई करता हूँ, मतलब ऑल टाइम यहाँ पे मैं बाय करता स्टॉक। तो उनका एनालाइज करने का मेथड और मेरा कंप्लीटली अलग है। सर सेक्टर एनालाइज नहीं करते, मेरा पहले में कि मैं सेक्टर कैसे एनालाइज करूँ। फिर सर मोस्टली इन्वेंट्री पर फोकस करते कि मतलब कंपनी के गोदाम में जो माल है वो कितने जल्दी जल्दी खाली हो रहा है, तो उससे स्टॉक की स्पीड समझ में आती है, कितना स्पीड से ऊपर जा सकता है। इन्वेंट्री का मुझे सेंस नहीं बना, मे बी मेरा भी नॉलेज उतना नहीं है, इससे मुझे सेंस नहीं बना। तो फिर एक समझ गया कि मतलब बेसिक फंडामेंटल तो उधर सीखे, फिर मैंने बुक्स पढ़ी ये वो किया, तो फिर मैंने मेरा अलग थोड़ा मेथड डेवलप किया जो मुझे सूट करता वो। अभी मैं विद द टाइम उसको इम्प्रूव करूंगा। और सर का मेथड थोड़ा डिस्क्रिप्शनरी, मतलब ऐसा श्योरिटी नहीं रहती कि यही कंपनी बाय करने की, एक आगे का विजन देखते कंपनी का क्या है। और मेरा मेथड डिस्क्रिप्शनरी, मतलब ऐसा समझ लो कि कॉन्ट बेस्ड है पूरा, मुझे सिर्फ नंबर्स डालने के, मेरे सामने एक स्कोर आएगा, अगर स्कोर 12 से ऊपर है तो मैं स्टॉक को बाय करूंगा, अगर 12 से नीचे तो मैं मतलब भले वो टाटा मोटर्स है फिर मैं बाय नहीं करूंगा। एक एग्जांपल है, अभी जब ऑटो सेक्टर बूम होता तब 3 स्टॉक हमारे सामने आए थे, टीवीएस मोटर्स, देन महिंद्रा और टाटा मोटर्स। तो मैंने मेरे जो सेटअप था मेरा एल्गोरिथम, उसमें नंबर डाले, फिर मुझे स्कोर आया कि टाटा मोटर्स का 12 से नीचे आ रहा था तो मैंने इग्नोर कर दिया, टीवीएस मोटर्स का 13 आ रहा था, और महिंद्रा का आई थिंक 12 आ रहा था टीवीएस मोटर्स का, और महिंद्रा का 14 स्कोर आ रहा था। तो तब सोचा बाय कौन सी करने की कंपनी, तो विद अकॉर्डिंग टू द स्कोर मैंने महिंद्रा बाय किया। उसने नियर अबाउट 192% का रिटर्न दिया, तब से मतलब एक 1.5 साल में पकड़ लो। और जो टीवीएस मोटर्स मैंने इग्नोर की थी क्योंकि वो मेरे
इसमें नहीं आ रही थी, क्या बोलते हैं, Calculation मेरे में नहीं। विजन में नहीं आ रही थी कंपनी, तो उसको मैंने इग्नोर किया। लेकिन अभी उसने महिंद्रा से आई थिंक 50-60% रिटर्न ज्यादा दिए भाई। अच्छा, तो ये चलते रहता, कभी रिटर्न ज्यादा मिलेगा कभी कम। बट वैसे ही जब स्टिक टू स्टेटस। हाँ, वैसे ही एक कंपनी ने की थी अपर इंडस्ट्रीज, हाँ। मतलब मैंने नहीं की थी, सर ने की थी एनालिसिस। हम्म, तब वो कंपनी मेरे सामने आई थी, हम्म, लेकिन तब क्या हुआ मेरे पास, मतलब अकॉर्डिंग टू माय रूल्स हम्म, अपर इंडस्ट्रीज और आरएफसी नाम की कंपनी, दो कंपनी मेरे सामने आ रही थी। दोनों मतलब दोनों को 14 का स्कोर था, 14 का। तो वहां पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था कौन सी चूज करूं। तब मैं मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने क्या किया, आई थिंक सॉरी पीएफसी का भाव था 300-350 चल रहा था, और अपर इंडस्ट्रीज का 800 रुपये चल रहा था। तो मैंने पीएफसी बाय किया। पीएफसी वहां से 100% ऊपर गया, तो मैंने बुक कर लिया। फिर उसके बाद भी पीएफसी और 200-250% ऊपर गया, मतलब जहां से मैंने बाय किया था वहां से 350% ऊपर था। और अपर इंडस्ट्री जो मैंने इग्नोर किया था क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा थी, सेम टाइम पीरियड में अपर इंडस्ट्रीज ने 800% रिटर्न दिया भाई, और वो स्टॉक सर के पास था। तो एक्सपीरियंस का थोड़ा डिफरेंस आएगा हमेशा, वो एज के साथ बढ़ते एक जाएगा। मतलब अपने तो बोलते ना कि यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग एट अ टाइम। राइट, करेक्ट। अभी 6000 स्टॉक है मार्केट में, कितने स्टॉक बाय कितने करो? stock? 10-15 स्टॉक ही बाय करने, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह है जो 50-50-60 स्टॉक बाय कर देते, लेकिन उनके पास फंड भी कितना है, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। अपने पास कितना है, 2, 4, 5, 10 लाख। हाँ, उसमें 50 स्टॉक बाय करेंगे तो पैसे बनेंगे नहीं। नहीं बनेंगे। 10 में से भी 3-4 स्टॉक रहते जो स्टॉप लॉस में निकलते, 2-3 स्टॉक रहते जो थोड़ा 50-60% का प्रॉफिट देंगे, फिर 1-2 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें से 1-2 स्टॉक ऐसे रहते तो फिर 1000% या फिर 300-400% का रिटर्न देते। तो मोस्टली अल्फा जो है वो 1-2 स्टॉक ही बनेंगे, बाकी के जो स्टॉक्स है वो आपको मतलब ऐसा लेवल पे संभाल के रखने। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्ल्ड कप का ले लो, मतलब बाकी के लिए ने भी खेला था फाइनल मैच में, लेकिन मेनली कौन खेला फाइनल मैच में? विराट कोहली। यस, राइट। तो बाकी के प्लेयर्स ने क्या संभाल के रखा था। तो वही है कि अभी मतलब अगर हम मैच देखेंगे अपन तो ऑब्वियसली विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आएगा, लेकिन बाकी के लोगों का भी सपोर्ट हो। तो स्टॉक में वही कि जो स्टॉक सबसे ऊपर भागा है, मैं ऑब्वियसली, मुझे पता है मतलब किसने पूछा कौन सा स्टॉक बाय किया था, मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि मैंने आरएफसी बाय किया था। बाकी के स्टॉक के मैं भी इसलिए नहीं बताऊंगा कि उन्होंने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया ये वो, लेकिन उसका भी इंपॉर्टेंस है पोर्टफोलियो बैलेंस करने में। मतलब बताने के लिए एक ही बताओ, पर बहुत सारे। हाँ, अगर कभी कन्वर्सेशन डीप जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा, हाँ, right. लेकिन अगर कौन सा स्टॉक बाय तो एक ही बता देंगे शॉर्ट। हाँ, ये बाय किया था इतना था। अब मैंने ऑनेस्टली बताया कि मतलब 100% पे मैंने बुक कर लिया, लेकिन तभी नासिक के एक सर थे, मतलब मैं अब वो गवर्नमेंट जॉब में मैं नाम नहीं ले सकूंगा पांचवी पोस्ट पे भी, तो उन्होंने भी सेम स्टॉक बाय किया था, और उनके और एक दोस्त ने सेम स्टॉक बाय किया था। तो मैंने जो स्टॉक 100% में निकाला, वही स्टॉक सर ने 50% पे निकाला, सॉरी 5% पे निकाला प्रॉफिट बुक करके। 5% हाँ, प्रॉफिट बुक। उनको मतलब उनको लगा और ऊपर नहीं जाएगा। एक्चुअली उनको मेरा विजन मालूम नहीं था कि मैं स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ, और उनकी जो दोस्त दूसरे उन्होंने स्टॉक अभी तक होल्ड किए भाई, मतलब वो भूल गए थे बाय करके, अपने पास स्टॉक पड़े भाई। तो अभी मेरे तब उसमें मेरा कैपिटल था इन्वेस्ट किया मैंने 25,000 रुपए, मैंने 100% पे बुक कर लिया। तो सब ब्रोकरेज वगैरह एडजस्ट ये वो करके वो 49-50,000 के पास आया। कितना, आई थिंक 6-7 महीने में। सर के पास 50,000 की क्वांटिटी, जिन्होंने 5% पे बेचा ना उनके पास, सॉरी 50,000 की क्वांटिटी नहीं, 150 क्वांटिटी थी, तो उनका 5% पे भी प्रॉफिट अच्छा खासा था। और जिन्होंने जो दूसरे और एक सर जो थर्ड पर्सन थे, उन्होंने आई थिंक 6,000 की बाई किए थे स्टॉक, लेकिन उन्होंने पूरा 350% का बुक किया, तो उनका प्रॉफिट मेरे से ज्यादा है। ओह, 6,000 मतलब अभी भी उनका होल्डिंग में है वो, होल्डिंग में रहेगा तो। क्योंकि मतलब पावर फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, तो ठीक है। और ट्रेडिंग करते वक्त लक फैक्टर कितना काम करता है? मतलब परसेंटेज वाइज भी पता? परसेंटेज वाइज नहीं बताऊंगा, लक फैक्टर का एक मतलब मेरा जो माइंडसेट है उसके हिसाब से बताऊंगा, सबका अलग अलग रहेगा। और ट्रेडिंग में लक नहीं मैटर करेगा, ट्रेडिंग मोर और लेस लाइक रूल बेस्ड है ट्रेडिंग, कि ये डिसीजन लेने का है, डिसिप्लिन में जितना रह सकोगे उतना ट्रेडिंग अच्छा बनेगा। इन्वेस्टिंग में लक फैक्टर मैटर करेगा, क्योंकि आप कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करो, मैनेजमेंट कैसी है, क्या है ये वो, फिर कंपनी का फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर अपन ने देखा नहीं, अपन बस अजम्पशन लगा रहे कि ये हो सकता है, तो उसमें लक फैक्टर आएगा।
ट्रेडिंग में आपस सिर्फ प्राइस दिखने वाले, भाव ऊपर जा रहा तो बाय करो, नीचे आ रहा तो सेल करो, तो उसमें डिसिप्लिन। तो मुझे लगता ट्रेडिंग में लक फैक्टर नहीं मैटर करता, ट्रेडिंग में स्किल चाहिए। इन्वेस्टिंग में भी लक फैक्टर मैटर करेगा, और करता भी आई थिंक। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों को थोड़ा इन्वेस्टिंग ऐसा पकड़ लो कि लॉन्ग टर्म, नहीं टेक्निकल आई थिंक वो भी गलत होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर कभी 1.5 साल भी ट्रेड लिया, मतलब अभी का टाइम ऐसा है कि 1.5 साल भी कोई स्टॉक होल्ड कर लिया तो भी लॉन्ग टर्म ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि 3-3 महीने में स्टॉक 100% कम हो देते हैं। 3-3 महीने, मतलब हर स्टॉक नहीं दे, लेकिन पकड़ लो 6,000 में से 5 स्टॉक तो रहेंगे वैसे। तो फिर अगर एक जैसा मैंने बताया कि 1.5 साल में एक स्टॉक 750% ऊपर गया था, वही 750% ऊपर जाने के लिए 1990s के पहले देखा, मतलब 2000 के पहले देखा, तो 8-8 साल लगने के। तो अभी तो वही है कि मतलब डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता कि और एक चीज मुझे पूछनी थी, मतलब मुझे इतना नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने मतलब किया थोड़ा बहुत, तो वो भी ऑप्शंस में गया, यूट्यूब वगैरह देख के मैनिपुलेट हो गया मेरे में, तो मैंने ऑप्शंस में पैसे गवा दिए, ज्यादा नहीं गवा दिए, और मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे और जानने का उसके बारे में कि अभी तो अपन मोबाइल में ले लेते, इसलिए मैंने पैसे गवा दिए। पहले लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे, मोबाइल ही नहीं थे, तो तब कैसे लोग ट्रेड करते थे? मैं बताता हूँ तब क्या होता था। डीलर लोग रहने का मतलब पकड़ लो ऑफिस है मेरा, तो मैंने 10-15 आशीष सर के थे, वो ऑफिस में लोग बैठे थे ऑर्डर पास, वैसे डीलर रहते थे। तो अभी मुझे स्टॉक का भी बाय करने का है, तो मैं भले न्यूज के बेसिस पे बाय करूँ, तब सॉफ्टवेयर थे लेकिन बहुत कम लोगों के पास थे, क्योंकि लैपटॉप लेना तब लग गई थी 10-15 साल पहले बहुत लोगों के लिए। एंड्रॉइड फोन भी लग गई थी एक टाइप की, अभी तो मतलब नीड है, तब लग गई थी। तो क्या का किसी से टिप मिलने की कि ये स्टॉक बाय करो, तो फिर मैं वो कॉल करने का मेरे डीलर को कि ये स्टॉक बाय कर ले, तो फिर वो मेरी तरफ से वो स्टॉक बाय करने का, क्योंकि कंप्यूटर का एक्सेस तब बहुत कम लोगों के पास था। जैसे पकड़ लो जब तब पकड़ लो 2010 तक कंप्यूटर एक्सेस सिर्फ ब्रोकर्स के पास ही था मोस्टली, रिटेल ट्रेडर्स के पास बहुत कम था। अगर वैसे देखो हर्षद में टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में जो कंप्यूटर्स थे ट्रेडिंग के लिए, मतलब कंप्यूटर्स पहले भी थे इंडिया में, लेकिन स्टॉक मार्केट रिलेटेड हर्षद में चलना है सबसे पहले। हाँ आई थिंक ऐसा, मतलब मैंने कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है, लेकिन ये है सही है। और जो कौन था कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब क्या था, तब तो पेपर बेस्ड ट्रेडिंग होने की, जैसे अपन प्रॉपर्टी बाय करते पेपर पे, वैसे स्टॉक बाय होने की पेपर पे, और वो हर स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग पेपर है, डॉक्यूमेंट। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तब इंट्राडे वगैरह नहीं होगा, इंट्राडे नहीं होता था, लेकिन तब लीवरेज इतना था कि एक 10 रुपए मतलब तेरे पास अगर 10 रुपए तो 1000 रुपए के स्टॉक बाय कर सकता था, इतना लीवरेज था। तो इंट्राडे का फर्क ही नहीं पड़ने का, मतलब अभी इंट्राडे लोग क्यों ट्रेड करते हैं मोस्टली लीवरेज की वजह से। दूसरा है कि रोज पैसा बंदा किसी किसी को किक नहीं दे, लेकिन मोस्टली वही कि लीवरेज अच्छा मिलता इंट्राडे में, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन लोग उसी की वजह से, तब लीवरेज इतने मिलने का 100x 20x 50x। अभी तो आई थिंक अभी गवर्नमेंट 5x का लीवरेज देने की अभी वो भी बंद कर दिया गवर्नमेंट, और अभी गवर्नमेंट ने 30% टैक्स एंड वो क्या सीन है वो, मुझे मतलब इतना डिटेल में नहीं पता। अभी क्या है, पहले तो इंडिया में ऑप्शंस के मतलब एफएनओ में इतने ट्रेड्स हो रहे कि अमेरिका को इंडिया ने सरप्रेस कर दिया है, मतलब अमेरिका के रेशो से ऊपर इंडिया का रेशो है। तो गवर्नमेंट को इतना समझ गया कि इधर से बिजनेस बन सकता है, गवर्नमेंट अभी टैक्स लगाएंगे नहीं, वो बजट में समझेगा, लेकिन एक रूमर है कि टैक्स लग सकता है। आई थिंक अच्छा होगा अगर टैक्स लगेगा तो, क्योंकि जो लोग फिल्टर हो जाएगा। हाँ मतलब जो लोग पैसे नहीं बना पा रहे ना, वो एटलीस्ट ये तो भी सोचेंगे कि यार टैक्स ही 30% देने का तो ट्रेड करके फायदा। तो आई थिंक मतलब रिटेल लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो पैसे बना रहे ऑप्शंस में उनके लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ऑप्शंस का उनके लिए फायदा था, लेकिन टैक्स की वजह से उनको उसका हैमर होगा। लेकिन जो भी फिर भी जो फ्यूचर ट्रेड करने के लॉन्ग टर्म के लिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मे बी इंट्राडे बीटेस्ट वालों को फर्क पड़ सकता है। वैसे देखा आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाएंगे 30%, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मतलब कौन सी भी गवर्नमेंट रहे, बजट के पहले ऐसे रूमर्स फैलेंगे हमेशा, कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड या किसी पॉलिसी रिलेटेड कुछ ना कुछ फैलता है। तो अभी तो बजट में ही समझेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। कैसे चल रही है लाइफ? मतलब ठीक है, कंफर्टेबल। आगे क्या प्लान, मतलब अभी बर्थडे 4 तारीख को, तो कुछ अलग मैं बर्थडे मतलब बर्थडे का प्लान, हाँ ऐसा कुछ प्लान नहीं है, घर वालों के साथ होगा सर। मतलब वही बेसिक जो घर वाले केक वगैरह कट करूंगा, बाकी तो कुछ भी नहीं प्लान वो। फिर इम्पोर्टेंटली कि अभी मतलब हर बर्थडे को मैं मतलब मेरे भाई करेंगे, मेरे मतलब जितने भी मंदिर है घर के आसपास, मतलब गणपति जी का हो या फिर शिव जी का,
बजरंगबली का, वहां पे जाते हैं, वो एक प्लान है। फिर इस बार ऐसा मतलब जो मेरी मेडिटेशन स्कूल है उधर जाने का सोच रहा हूँ कि एक दिन पूरा उधर ही रहूंगा। अच्छा। बाकी ऐसा कुछ प्लान नहीं, और मतलब बर्थडे एक्साइट नहीं करता अभी। तो मतलब कोई भी चीज एक्साइट नहीं करती है अभी? कोई भी चीज नहीं, आई थिंक ऐसी कौन सी चीज है जो एक्साइट करती है? प्रॉफिट? नहीं। लॉस? नहीं, फिर? आई मतलब आफ्टर मेडिटेशन जैसे चालू किया ना उसके बाद के बात तो मटेरियलिस्टिक चीजें मुझे ज्यादा एक्साइट नहीं करती। देन अगर सपोज मतलब जैसा मेरा मतलब जो मेरे भाई है, जो भी भाई मतलब रुपेश विजन या फिर जो नासिक का भाई, वो छोटा है मेरे से, मतलब हमारा कनेक्शन है लाइक दोस्त थे, भाई नहीं है। भाई हाँ मतलब बाकी के जो भी कजिन है उनके साथ भी वैसे ही। तो फिर वो है कि हाँ कजिन के साथ आए तो अभी मजा आएगा, तो वो चीज एक्साइट करती। बाकी मटेरियल से इतना कुछ नहीं, वो तो मालूम है मिलने वाला है, मिलने वाला है, लेना का है, लेने का है, क्लियरिटी चाहिए थॉट की लेने का है, लेने का ही है। बोले 4-5 साल है लेकिन लेंगे। बाकी ऐसा कुछ मतलब मेरा ऐसा मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऐसा भी नहीं कुछ कि 10-15 करोड़ का घर चाहिए, एक मतलब बस मेरी इच्छा है भाई, कंफर्टेबल घर चाहिए। हाथ जोड़ के इच्छा है कि मोबाइल ले लो भाई नया। अरे वो और मोबाइल, कैमरा बता रहा हूँ मैं। वो मोबाइल से बहुत साथ दिए भाई वो यार। वो रखो भाई, दूसरा ले ले यार, दूसरा ले ले। पहले ऐसे देखो, मतलब मोबाइल का मेरा आईफोन का तो चार्जिंग का इशू है, सबको मालूम है। और ऊपर से एसी है वो। हाँ उसका ही, बट मेरे को आज तक में ऐसा कभी प्रॉब्लम में लगा नहीं। और मतलब आईफोन मैंने जब लिया था पहली बार ना, तब बस इसलिए लिया था कि मेरा भाई बोलता कि आईफोन ले। भाई तुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, सामने वालों को प्रॉब्लम होता है, कॉल करने के बाद सुना ही नहीं आता तेरा आवाज। भाई किधर है किधर है, हेलो अरे हेलो नहीं, हेलो। अभी जिधर मतलब हूं ना रहने के लिए भाई के घर पे, उधर ऊपर रेंज नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी तो कल तो भाई मैं लेने को आया, मेरे पर्सन वो आईफोन ने बचाया मेरे को। हाँ अपना टॉपिक अब था, मतलब मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे 10-15 करोड़ का घर चाहिए, मतलब घर अच्छा चाहिए जहाँ मतलब अगर मैं घर के अंदर जाऊँ तो कंफर्टेबल फील हो, घर वाली फीलिंग है। हाँ वो। बाकी गाड़ी वगैरह मतलब कार का इतना शौक नहीं, टू व्हीलर भले गाड़ी नहीं लेंगे लेकिन टू टू व्हीलर व्हीलर लेंगे, कंपल्सरी। महंगी वाली एडवेंचर बाइक जब या स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट जीएस GS मुंबई करने के लिए सबके नाम ले लो, सब फ्री है। मुंबई अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए सबके नाम ले लो। जीएस GS 1250 1250। बस बाइक। बाकी तो ऐसा कुछ शौक नहीं बस मतलब एक ही बाइक पसंद है, दूसरी कोई और? एक यामा की है ना R6। R6 राइट। हाँ कार तो कोई पसंद नहीं, कार क्यों नहीं पसंद है? कार मस्त है कार, कंफर्ट मतलब रहता है। पता नहीं, अब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, वैसे नहीं कि लूंगा नहीं, हम्म। अगर नीड रही तो लूंगा, बट नहीं तो नहीं। नीड तो होगी। मैं बता रहा हूँ, नीड तो होगी। पता नहीं, देखेंगे जब होंगे तब लेंगे। हम्म, पर कार तो मुझे पसंद अच्छा तू ले कार, तेरी कार में लेके चले जाऊंगा। चलेगा ना भाई, प्रॉब्लम नहीं। तो मेडिटेशन तो करते हो बहुत, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी लाइफ में। ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे भी देख के लगता है कि यार तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरे ही नहीं, सबको देख के लगता है कि यार सब सेट है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर रहती ही है सबके लाइफ में प्रॉब्लम। उसको हैंडल कैसे करते हो? और इसमें मेडिटेशन का ज्यादा पार्ट है या फिर खुद की साइकोलॉजी ऐसे डेवलप कर ली तुमने कि अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? पहली बात तो आई डोंट थिंक कि मुझे मतलब ट्रेडिंग के अलावा कुछ चीज मेंटली अफेक्ट करती है, क्योंकि मतलब ना मैं किसी को डेट कर रहा हूँ तो मेरे पीछे झंझट नहीं कि रोज कॉल पे बात करो। नाइस आंसर। फिर सच लौंडा। फिर दूसरा क्या है, ऐसा मतलब फ्रेंड सर्कल भी एकदम नैरो, ऐसा मतलब वैसे दोस्त होते लेकिन नैरो है, तो ऐसा है भी नहीं कि यार चल इसका जाएंगे, वो भी नहीं। और फैमिली का भी अपने को टेंशन ही नहीं, मतलब अच्छा है जो भी है। तो ऐसा सीरियस मेंटल मतलब आई डोंट थिंक मैंने आज तक फेस किया, मतलब पहले एक बार क्या था 1-1.5 साल के लिए, बट वो मैनेज कर लिया। मेनली ट्रेडिंग का ये पकड़ लो, तो वो ट्रेडिंग का तो ये कि अभी मालूम है कि करने का है तो उधर टिकना पड़ेगा। वो मतलब एक ना ट्रेडिंग, वो इसकी वीडियो देखी हुई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की,
वो थप्पड़ खा के फिर मुंह हाँ सीधे करता फिर है। से वो करता है। ट्रेडिंग वैसे है कि क्या रहेगा, ट्रेडिंग में आपका 8-9 महीना अच्छा चलेगा, फिर 1-2 महीने ना आपका ड्रॉडाउन का फेज आएगा, तो उधर ना आदमी थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर एक आपने को खुद को बैक करना पड़ेगा कि अरे ये मतलब 2-3 महीने का फिर निकल जाएगा, और ये मतलब वो है कि थप्पड़ खाओ और उसको फिर से खिलाओ ऐसा बाल कर। हाँ, अगर कभी वो नहीं किया तो फिर मार्केट से पैसा बनेगा नहीं। आप कौन सा फॉर्म, इंट्राडे इन्वेस्टिंग जो भी करना हो कर लो, तो मतलब उसके माइंड सेट ऐसा बन गया कि थोड़ा मतलब मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते कि तू ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बोलता बहुत एरोगेंट है, कोई बोलता बहुत रूड है बोलने के लिए, तो मैं भी आई थिंक वो ट्रेडिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि रोज क्या देते हैं थप्पड़ का फिर से उठ के खड़े हो तो उसके जैसे मैं भी एरोगेंट ऐसा थोड़ा हूँ, तो वो है मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि वो चीजें इंप्रूव करने की, क्योंकि मतलब वो चीजें मुझे हेल्प करती पर्सनली, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, एरोगेंट वगैरह जो भी है, जो भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा मतलब ईगो है, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ईगो है मेरे में, ऐसा नहीं कि है नहीं। और घूमने जाना कहाँ पसंद है, मतलब नेचर में या फिर क्लबिंग बंदा ऐसा कुछ? मुझे तो पता है भाई, ऑडियंस को पता, मुझे पता है। घूमने जाना पसंद है, क्लबिंग जाना पसंद है, सबसे इम्पॉर्टंट आपलं संभाजीनगरची टेकडी आहे, संपला विषय. बाकी सगळं नंतर हिमायत येतं. बागची टेकडी आणि औरंगाबाद गोगाबाबा टेकडी हाँ. या 2 ठिकाणी जायचं. बैठने का बस 1 घंटा बैठो सब सॉर्ट. सब बाकी घूमने अगर मैं देखें तो मुझे ऐसा मतलब फॉरेन का ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, किधर जाएंगे तो जाएंगे. इंडिया में मोस्टली सह्याद्री हिमालय, मतलब वो जो नॉर्थ इंडिया का अभी पार्ट तक है. साउथ ट्रैवल नहीं किया है, नहीं एक बार करो. देखेंगे, मतलब मैंने किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और वहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही है. अभी देखेंगे, बोल रहे थे क्या वाले कि जाने का. वहाँ की टेम्पल्स की जो एनर्जी है वो भी अलग है. मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की इसलिए मैं बोलता हूँ. उडुपी में कृष्णा टेम्पल है, बालाजी टेम्पल जाना ही चाहिए. और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है जहाँ पे मैं जा चुका हूँ, मुझे नाम अभी मालूम याद नहीं आ रहे. मैं डाल दूंगा लिस्ट. मतलब वहाँ की एनर्जी अलग ही है. जो लोग वहाँ पे भगवान पे विश्वास करते हैं, जो एनर्जी से खुद समर्पित हो जाते हैं भगवान के लिए, उनकी लाइफ अलग तरीके से चेंज होती है. वो एक माहौल क्रिएट कर देता है वहाँ पे कि अलग ही लेवल का है. अभी मैं केदारनाथ भी जाके आया. केदारनाथ मंदिर इज बेस्ट. वहां पे भी वो जो उसका स्क्वायर जो बना हुआ है बाहर, जो सराउंडिंग बना हुआ है, मैंने अंदर दर्शन नहीं लिए, मैं बाहर ही था, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसे आ गए कि हम दर्शन नहीं कर पाए. चार लेडीज थे हमारे इसमें, उन्होंने दर्शन किया. पर बाहर से ही मैं जब खड़ा था मेरे आंखों में आंसू आ गए. पर वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो पहुंचना है, मतलब हम पहुंचते जाने का वे, वो मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद आया. वो एक्सपीरियंस करने की चीज है, करनी चाहिए. पर जो वहाँ पे घोड़े होते हैं, मतलब जो खच्चर होते हैं, उनके बुरे हाल है. जो वहाँ पे जो पिट्टू लेके जाते हैं लोग, उनके भी बुरे हाल है. और जो पैदल जाते हैं वो कच्चर की वजह से उनके भी बुरे हाल है. मतलब कोई भी सेफ नहीं जा रहा है, कोई भी हैप्पीली नहीं जा रहा है. सब ऐसा डर के जा रहे कि अभी कुछ हुआ. बट वो जब मंदिर के इधर जाते हैं तो सब डर वगैरह सब निकल जाता है. बट वो जो रास्ता है भगवान की तरफ जाने का, वो एटलीस्ट अच्छा चाहिए. साउथ इंडियन टेम्पल्स में मैनेजमेंट अच्छी है. मतलब जितना मैंने देखा है उतना गया नहीं, लेकिन अभी तो है प्लान्स जाने का, देखेंगे कब होता है क्या नहीं. मतलब वो है ये उनकी मैनेजमेंट अच्छी है. वही है कि घूमने को मेरे मतलब ऐसा ग्रुप के साथ नहीं पसंद, अकेला. अगर ग्रुप के साथ मतलब जाते हो, ग्रुप के साथ अलग मजा था, लेकिन अगर मुझे कभी क्या बोलते उसको, खुद को एक्सप्लोर करना भी नहीं, अगर उसको कि रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो फिर ग्रुप के साथ जाऊंगा. मतलब जैसे अपना तू, मैं, नीरजन भाई, अकेले जाने में मेरे कजिन, अकेला जाने में बट पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ वैसा वो एक्सपीरियंस में बोल नहीं सकता, लेकिन अलग एक्सपीरियंस आता. अभी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं. वो अपनी टिकड़ी है, उधर में गया था 8 बजे से बांधे रहते, कोई रहता नहीं टिकड़ी. तो उधर ना जो फत्ते थे अपन जिसपे बैठते हमेशा, तब मैं अकेला था वहां पे बैठे हुआ. तो उधर ना मैं सोया ऐसे, मतलब लेट गया थोड़ी देर. तो क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है इसके नीचे सांप रहा तो क्या होगा, स्नेक रहा तो क्या होगा. तो मैंने उठा, देखा उसको थोड़ी देर, मतलब कुछ नहीं था, फिर से वहां पे लेट गया. तो ये साले फियर क्यों आया, मतलब ऐसा डर क्यों लगा.
तो फिर इस पे थोड़ा सोचा तो समझा कि मेरे पास प्लान रेडी नहीं था प्लान। अगर मैं पहले से प्लान करके क्लिक कर लेता तो फियर नहीं आता। फिर उससे समझा कि साला फियर मतलब अगर कभी डर जिंदगी में है, तो डर जीने देंगे नहीं, फिर डर को ओवरकम कैसे करने का। फिर तब उसके बाद मैंने और एक हमारा मेडिसिन के टीचर का कोर्स है, उन्होंने बताया था एक तो जो भी चीज करें ना उसके लिए 2 प्लान करके चलो, प्लान ए प्लान बी, 2 चीज करके चलो। अगर दोनों चीज काम नहीं कर रही तो फिर तुम्हारा जो फियर है उसको एडवेंचर में टर्न कर लो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 फुट अमरनाथ का पहाड़ है, अगर कभी मेरे में फियर रहता कि मेरा वेट ज्यादा मैं चढ़ नहीं पाऊंगा तो नहीं चढ़ पाता। उसको क्या था मतलब जो भी मेरे साथ भाई वगैरह थे, हमने पहले से ट्रेनिंग भी की थी तो प्लान भी रेडी था। दूसरी बात अमरनाथ का एक पैच है गणेश टॉप नाम से, वहां पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि एक मतलब इंसेक्ट भी नहीं दिखेगा, इंसेक्ट छोड़ो ग्रास भी नहीं दिखते, इतना कम ऑक्सीजन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले भी पॉडकास्ट में आएंगे, निरंजन को भी लाएंगे। और एक काम करेंगे, तू मैं निरंजन रुपेश दादा, रूपेश नहीं, लेकिन फिर वो कन्वर्सेशन अलग जाएगा। हाँ, तू हम मैं तीनों आएंगे अलग और मैं रुपेश दादा का अलग। तब मेरे को भी ले साथ में हाँ, रूपेश चलेगा। मजा आएंगे। चलेगा। और एंड करते पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मजा है आपके साथ नहीं तेरे साथ तेरे साथ